Good morning, everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis of 23rd Feb. Our prelims question of the day is Cabinet Committee on Economic Affairs is chaired by whom? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास: फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। इसको आपको अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फर्स्ट न्यूज इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त हमने पहले भी डिटेल में अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था। बेसिकली क्या होता है, जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जब कोई नॉर्मल इंडिविजुअल करप्शन करता है तो गवर्नमेंट उसके एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही करप्शन करे, यानी पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा कोई करप्शन का केस निकल के आता है, तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? उसको इन्वेस्टिगेट करता है लोकपाल एट दी सेंट्रल लेवल, लोकायुक्त एट दी स्टेट लेवल्स। तो हर स्टेट लेवल पे एक लोकायुक्त और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल का ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो फर्स्ट टर्म यूज की गई थी, फर्स्ट एआरसी ने यूज किया था इसको। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? तो डील और इंक्वायर विद करप्शन एलिगेशंस ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स ओनली। माइंड दिस, ओनली ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, नॉट ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है। एंड ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करती है चार्जेस को ओनली ऑन पब्लिक एंटिटीज। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है? एक ऑफिस है जो पब्लिक ऑफिशियल से पब्लिक एंटिटीज की करप्शन के एलिगेशंस को चेक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि वो एलिगेशन सही है या गलत। ओके। केरला में इसकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो कंट्रोवर्सी एज सच इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट लोकपाल एंड लोकायुक्त इज इम्पोर्टेंट। इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया, आप पिछले क्लास में से देख सकते हैं। तो लोकायुक्त जो है ना, लोकायुक्त की सिलेक्शन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मेंबर्स, वो भी हमने उसमें दो तीन बार डिस्कस किए, आगे हमने उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सो दिस इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। अच्छा, नाउ कमिंग टू स्क्यूफ्लेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। ओके। इन्फ्लेशन क्या होता है? सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में एक जो जनरल प्राइस लेवल होती है हर चीज की, उसमें एक सस्टेन्ड राइज होना इज इन्फ्लेशन। जब वो राइज किसी पर्टिकुलर गुड में हो रहा हो, सपोज टमाटो में, पटैटो में, और किसी में नहीं हो रहा, तो उस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि स्क्यूड यानी नैरो है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज में ही हो रहा है, ब्रॉड नहीं है, सब में नहीं हो रहा, तो स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्क्यूफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन ऑन सम सिलेक्टेड गुड्स ओनली। ओके। व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन सम सिलेक्टेड गुड्स, स्क्यूफ्लेशन। इसके बाद एक इंडेक्स आज न्यूज में है, वाइम्स बूट इंडेक्स। वाइम्स बूट इंडेक्स या वाइम्स बूट थ्योरी। तो बेसिकली पोवर्टी और इन्फ्लेशन की जो थ्योरीज हैं, इनके जो इम्प्लीकेशंस हैं, एडवांटेजेस, इन्फ्लेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पोवर्टी के रेपरकशंस, ये सब हमने डिस्कस किए। ये काफी डिबेटेबल चीजें, कैसे सॉल्व किया जाए आखिर पोवर्टी को, है ना। तो बहुत ही बर्निंग इशू हमेशा से ही रहते हैं, ये मेंस के लिए, आपके ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनमें आप ये इंडेक्स साइट कर सकते हो, वाइम्स बूट इंडेक्स या वाइम्स बूट थ्योरी। तो ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है कि पोवर्टी कॉजेज ग्रेटर एक्सपेंसेस टू द पुअर देन टू दोज हु आर रिचर। ये कहता है कि पोवर्टी, गरीब, जब इन्फ्लेशन होता है तो गरीब का ज्यादा खर्चा होता है अमीर से। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है? जब महंगाई है तो अमीर ज्यादा खर्चा करेगा क्योंकि उसी के पास पैसे हैं? नहीं। तो बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है कि इन्फ्लेशन का असली ब्रंट किस पे आता है? गरीब इंसान पे आता है, पुअर पे आता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक पुअर है, एक रिच है। एक पुअर की इनकम है ₹100, इसकी इनकम है ₹1000, फॉर एग्जाम्पल ओनली। ठीक है। अब महंगाई है, सपोज ये पहले इसका जो खाने पीने का जो खर्चा होता था 50 रुपए में हो जाता था, महंगाई होने की वजह से अब इसको 80 पे करने पड़ रहे हैं। कितने पे करने पड़ रहे हैं? 80। 100 में से 80 चले गए, बचे कितने? सिर्फ 20 रुपए। ठीक है। तो ज्यादा खर्चा अपनी इनकम में से किसका हुआ? इसका हुआ। अगर इसको 80 खर्च करना पड़ेगा 50 से, तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा ना, तब भी 920 बचेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो इनकम रहती है ना, इनकम का पार्ट स्पेंड तो दोनों ही करेंगे, लेकिन कम इनकम है तो उसका पार्ट ज्यादा स्पेंड होगा ना, उस पे असली ब्रंट होगा इन्फ्लेशन का। तो हमको ये देखना है कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन वैसे तो ग्रोथ में हेल्प करती है, लेकिन इन्फ्लेशन की सिचुएशन पुअर के लिए इट इज वेरी बैड, क्योंकि पुअर पे असली ब्रंट होता है। उस टाइम पे पुअर के एक्सपेंसेस, पुअर पीपल के एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो वाइम्स बूट इंडेक्स या वाइम्स बूट थ्योरी यही कहती है दैट
poverty causes greater expenses to the poor during inflation than to those who are richer. So this can be cited in any of your answers which has some analysis kind of part in mains or essay. Okay. नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिशन. ये भी हमने काफी बार डिस्कस किया है. एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल्स, गेमिंग, कॉमिक्स. ठीक है. बेसिकली डिबेट ये चल रही है कि यूथ का काफी एडिक्शन होता जा रहा है गेमिंग में. अब गेमिंग दो टाइप की होती है. एक गेमिंग होती है स्किल बेस्ड, जिसमें सिर्फ स्किल लगी होती है, कोई सट्टा वट्टा नहीं लगाना होता, आप खेलते हो नॉर्मल गेम्स वैसे. एक होता है सट्टा, जैसे रमी वगैरह. आपने देखा होगा, आप आजकल यूट्यूब पे जो रील्स देखते हो, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे ये आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, ये सब है ना. ये आप देखते हो, काफी यूथ देखता है इनके वीडियोस. तो ये भी प्रमोट करते हैं ऐसे गेम्स को. तो वहां पर लिखा हुआ आता है ये जो गेम है ये एडिक्टिव है, कृपया अपने रिस्क पर खेलें. है ना. तो उस गेम की यहाँ पर बात हो रही है जो चॉइस बेस्ड, जिनको हम गेम कहते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है, सट्टेबाजी होती है. तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये बोला है कि इंडिया का जो यूथ है उसकी सारी जो एनर्जी है, पैसा है, वो वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो एडिक्शन में है. किसके एडिक्शन में? इन गेम्स के. तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इनको बैन करना चाह रही है. तो कोर्ट्स का भी यही कहना है और ऑथर्स का ये कहना है कि बैन किसी को मत करो, रेगुलेट करो. क्योंकि ये नया स्किल सेक्टर एमर्ज हो रहा है इंडिया का. ठीक है. वर्ल्ड वाइड एमर्ज हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं. इंडिया इसमें अपने आप को अगर लीडर बना सके तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा. उससे जो हमारी इनकम जनरेट होगी वो हम अपनी स्कीम्स में लगा सकेंगे. ठीक है. तो इंडिया को इससे टेक्नोलॉजिकल एज मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, नया सेक्टर डेवलप होगा. तो यूथ के लिए एक नई स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री आएगी. यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने स्किल्स को यूज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रेट बहुत कम है ना. तो स्किल सेक्टर का एक ये सेक्टर नया डेवलप हो रहा है, तो इसको बैन ना करके रेगुलेट करो, ये ज्यादा बेटर है. तो इस सेक्टर को आप कंटेंट क्रिएटिंग सेक्टर भी बोल सकते हो आज के टाइम पर, या कंटेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्री भी बोल सकते हो. सो सजेशन इज दैट यू डू नॉट बैन गेम्स ऑफ स्किल्स. स्किल के गेम्स को तो बिल्कुल ही बैन मत करो, उनमें तो कोई सट्टा वट्टा है नहीं. बट इवन गेम्स ऑफ चांस जिनमें सट्टा होता है शुड बी रेगुलेटेड बट नॉट बी बैन. उनको भी सिर्फ रेगुलेट करो, बैन मत करो. ओके. ना अब यहाँ पर एक चीज आ रही है निकल के कि यूएस जो है ना, यूएस की डिप्लोमेसी शिफ्ट हो रही है कहाँ से? इंडो पैसिफिक रीजन से जो है वो रशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है. नाउ सी, यूएस ने क्वाड बनाया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. ठीक है. इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. किस काम के लिए? सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए. सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए. इन विच रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक. किसके अगेंस्ट में? टू काउंटर चाइना. चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाए जा रहा है. वहां पर भी वो अपने मिलिट्री बेस कैंप्स एस्टेब्लिश करना चाहता है. तो यूएस का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी यूएस के जो नए प्रेसिडेंट है, उनका कंटिन्यूड अफर्मेशन रहा है कि यूएस इंडिया को सपोर्ट करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में ग्लोबल लीडर बनने के लिए. ठीक है. तो क्वाड की मीटिंग्स हुई, इतने सारे डिस्कशंस हुए, उनमें भी यही निकल के आया. लेकिन अब क्या हो रहा है इस रीजन में? रशिया और यूक्रेन का. अच्छा, ये रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोनॉमिक रीजंस की वजह से. बहुत इकोनॉमिक रिसोर्सेज है यहाँ पे. तो हर डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिले ताकि उनका डेवलपमेंट हो पाए. ओके. रशिया और यूएस का टसल चल रहा है, आपको पता है, जिसको हमने काफी बार डिस्कस किया. ओवर नाटो, मतलब नाटो ओवर यूक्रेन. ठीक है. यूक्रेन को मेंबर बनाना चाहता है नाटो, रशिया नहीं चाहता. रशिया का यूक्रेन में इंटरेस्ट है. अब यूएस का सारा शिफ्ट किस में शिफ्ट हो रहा है? फोकस रशिया की साइड शिफ्ट हो रहा है. धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि क्या ये सब जान करके किया जा रहा है. यूएस का जो फोकस है उसको इंडो पैसिफिक से हटा के रशिया की तरफ शिफ्ट करने के लिए, ताकि चाइना अपना काम कर सके इंडो पैसिफिक रीजन में. आपने देखा होगा चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी. आइलैंड्स बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, है ना. कोई पर्ल्स नहीं है ये, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं जान करके, ताकि इनमें मिलिट्री बेस कैंप्स एस्टेब्लिश हो सके. मिलिट्री बेस कैंप्स एस्टेब्लिश कर पाएगा तो कॉन्कर कर पाएगा उस रीजन को चाइना, है ना. तो बेसिकली चाइना की इन जो ये चीजें हैं, जो ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इसको काउंटर करने के लिए यूएस, इंडिया, इन सब ने ये क्वाड बनाया था. ओके.
अब यूएस का शिफ्ट उधर करवाना चाहते हैं ताकि इंडिया को इस ग्रुपिंग का एडवांटेज ना मिले। तो अब रशिया और यूक्रेन में जो टसल चल रहा है, आपको पता है कि यूक्रेन मेंबर बनना चाहता है, रशिया बनाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर रशिया में कोई उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलेगा और वो अगर उसमें कुछ करना चाहेगा अटैक, तो फिर नाटो के सारे मेंबर्स रिटेलिएट करेंगे एक साथ, आर्टिकल 5 ऑफ नाटो, है ना। अब रिसेंटली कल हमने देखा था एक नई चीज रशिया ले आया कि यूक्रेन के दो रीजन हैं, एक डॉनबास रीजन है, एक और रीजन है, तो उनमें जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देगा, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, इससे यूएस ये देख रहा है कि यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो यूएस का शिफ्ट यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या ये डेलिबरेट हो रहा है? तो ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू कर सके। ओके, तो ये हमने काफी बार डिस्कस किया है, रशिया यूक्रेन वाला जो टॉपिक है पसंद। अब इसी उसमें टॉपिक में एक मिन्स्क अकॉर्ड हमने देखा, कल भी देखा हमने। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो न्यूज में होते हैं, वो आपकी प्रीलिम्स में मैच करने के लिए भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मिन्स्क अकॉर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज एन एग्रीमेंट बाय विच रशिया वांट्स टू एंड वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, तो वॉर में यूक्रेन में भी कुछ रिबेल ग्रुप्स हैं, काफी टाइम से भी रिबेल ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं आज ही है। तो ये जो रीजन से यहाँ पे वॉर को एंड करने के लिए लाया गया था ये एग्रीमेंट, मिन्स्क अकॉर्ड ब्रॉट बाय रशिया टू एंड वॉर इन यूक्रेन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर मैच करने को आता है तो आपको क्या मैच करना है? मिन्स्क अकॉर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू यूक्रेन। इट वाज एन एग्रीमेंट ब्रॉट बाय रशिया टू एंड वॉर इन यूक्रेन। तो न्यूज एज सच आज यही थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी न्यूज में बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं, कभी बहुत कम होते हैं। ओके, सो वाइम्स बूट इंडेक्स या वाइम्स बूट थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन चेयर करता है? ओके, तो आप सबको लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में यूपीएससी आपको ट्रैप करेगा। बहुत प्रोबेबल आंसर आपको लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री करती होगी और कौन करेगा, लेकिन नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती, फाइनेंस सेक्रेटरी भी नहीं करते, होम मिनिस्टर भी नहीं करते। आंसर इज सी, प्राइम मिनिस्टर। सो इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसमें अंदाजा लगाना मुश्किल था, अगर आप तुक्का मारोगे आपको नहीं पता तो वो कोई भी क्यों सोचेगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। जिसको सोचना होगा वो सोचेगा फाइनेंस मिनिस्टर या तो चेयर करेंगे या सेक्रेटरी चेयर करेंगे, तो वही कर दोगे, गलत हो जाएगा। तो ऐसी कुछ कमिटीज हैं जिनको जिनके आपको चेयरमैन पता होने चाहिए, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, है ना। तो इनको कौन कौन चेयर करता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, please like us, share us, and subscribe. Thank you. Have a great day. Thank you.